अध्याय 9। अभी भी और अधिक चाहते हैं। ये करने योग्य कार्य हैं। कई लोग मेरे 10 कदमों से संतुष्ट नहीं हो सकते। वे इसे कार्यों की बजाय दर्शन समझते हैं। मुझे लगता है कि दर्शन को समझना कार्य जितना ही महत्वपूर्ण है। कई लोग हैं जो सोचना नहीं चाहते और बस करना चाहते हैं, और फिर कुछ लोग हैं जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं। मैं कहूँगा कि मैं दोनों हूँ। मुझे नए विचार पसंद हैं और मुझे कार्रवाई भी पसंद है। इसलिए उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि कैसे शुरू करें, मैं कुछ चीजें साझा कर रहा हूं जिन्हें मैं संक्षिप्त रूप में करता हूं। वही करना बंद करें जो आप कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, एक ब्रेक लें और यह आकलन करें कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। पागलपन की परिभाषा यह है कि बार बार वही करना और अलग परिणाम की अपेक्षा करना। जो काम नहीं कर रहा है उसे बंद करें और कुछ नया खोजें। नए विचारों की तलाश करें। नए निवेश विचारों के लिए मैं किताबों की दुकानों में जाता हूं और विभिन्न और अनोखे विषयों पर किताबें खोजता हूं। मैं उन्हें फॉर्मूलाज कहता हूं। मैं उन फॉर्मूलाज पर कैसे करें वाली किताबें खरीदता हूं जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता होता। उदाहरण के लिए, मैंने किताबों की दुकान में जोएल मोस्कोविट्स की किताब द 16% सॉल्यूशन पाई। मैंने किताब खरीदी और पढ़ी और अगले गुरुवार को मैंने ठीक वैसा ही किया जैसा किताब में लिखा था। अधिकांश लोग कार्रवाई नहीं करते या जो भी नया फॉर्मूला वे सीख रहे होते हैं, उन्हें कोई न कोई उसे छोड़ने के लिए कह देता है। मेरे पड़ोसी ने मुझे बताया कि 16% काम नहीं करेगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उसने इसे कभी किया ही नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढें जिसने वह किया हो जो आप करना चाहते हैं। उन्हें लंच पर ले जाएं और उनसे उस क्षेत्र से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स पूछें। जहां तक 16% टैक्सलीन सर्टिफिकेट का सवाल है, मैं काउंटी टैक्स ऑफिस गया और उस कार्यालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी को ढूंढा। मुझे पता चला कि वह भी टैक्स लियंस में निवेश करती हैं। मैंने तुरंत उन्हें लंच के लिए आमंत्रित किया। वह मुझे सब कुछ बताने और इसे करने के तरीके बताने के लिए बेहद उत्साहित थीं। लंच के बाद उन्होंने पूरा दोपहर मुझे सब कुछ समझाने में बिताया। अगले दिन उनकी मदद से मुझे 2 बेहतरीन प्रॉपर्टीज मिली जिन पर तब से 16% ब्याज जमा हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में 1 दिन किताब पढ़ने में, 1 दिन कार्रवाई करने में, 1 घंटे लंच में और 1 दिन में 2 बेहतरीन डील पाने में लगा। क्लास लें, पढ़ें और सेमिनार में जाएं। मैं अखबारों और इंटरनेट पर नई और दिलचस्प क्लासेस खोजता हूं, जिनमें से कई मुफ्त या कम लागत वाली होती हैं। मैं उन चीजों पर महंगे सेमिनार में भी हिस्सा लेता हूं और पैसे खर्च करता हूं जिन्हें मैं सीखना चाहता हूं। मैंने जितने कोर्स किए हैं, उनके कारण ही मैं संपन्न हूं और नौकरी की आवश्यकता से मुक्त हूं। मेरे कुछ दोस्त जिन्होंने वे क्लासेस नहीं लीं, उन्होंने कहा कि मैं अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूं, और आज भी वे उसी नौकरी पर अटके हुए हैं। बहुत सारे ऑफर बनाएं। जब मैं कोई रियल एस्टेट संपत्ति चाहता हूं, तो मैं कई प्रॉपर्टीज को देखता हूं और आमतौर पर एक ऑफर लिखता हूं। यदि आपको सही ऑफर का पता नहीं है, तो मुझे भी नहीं है। यह रियल एस्टेट एजेंट का काम है। वे ऑफर बनाते हैं। मैं जितना कम से कम काम कर सकूं करता हूं। एक मित्र चाहती थी कि मैं उसे अपार्टमेंट हाउस खरीदना सिखाऊं, इसलिए एक शनिवार वह, उसका एजेंट और मैं 6 अपार्टमेंट हाउस देखने गए। उनमें से 4 बहुत खराब थे, लेकिन 2 अच्छे थे। मैंने कहा कि सभी 6 पर ऑफर बनाओ और मालिक द्वारा मांगी गई कीमत का आधा प्रस्तावित करो। उसे और एजेंट को लगभग दिल का दौरा ही पड़ गया। उन्हें यह असभ्य लगा और उन्हें लगा कि इससे विक्रेता नाराज हो जाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एजेंट वास्तव में इतना मेहनत करना चाहता था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया और एक बेहतर डील की तलाश में आगे बढ़ गए। कोई ऑफर कभी नहीं बनाया गया और वह व्यक्ति आज भी सही कीमत पर सही डील की तलाश कर रहा है। खैर, आपको सही कीमत का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि दूसरा पक्ष डील करने के लिए तैयार न हो। अधिकांश विक्रेता बहुत ज्यादा कीमत मांगते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई विक्रेता कुछ की कीमत से कम मांगे। कहानी का नैतिक ऑफर बनाएं। जो लोग निवेशक नहीं होते,
उन्हें यह एहसास नहीं होता कि कुछ बेचने की कोशिश में कैसा महसूस होता है। मेरे पास एक रियल एस्टेट का टुकड़ा था जिसे मैं महीनों से बेचना चाह रहा था। मुझे कोई भी ऑफर मिल जाता तो मुझे खुशी होती। वे मुझे 10 सूअर का ऑफर दे सकते थे और मैं खुश होता, ऑफर पर नहीं बल्कि इस बात पर कि किसी को दिलचस्पी है। मैं शायद बदले में एक सूअर फार्म का प्रस्ताव देता। लेकिन यह गेम का तरीका है, खरीदने और बेचने का खेल मजेदार है, इसे ध्यान में रखें। यह मजेदार है और केवल एक खेल है। ऑफर बनाएं, हो सकता है कोई हाँ कह दे। मैं हमेशा एस्केप क्लॉज के साथ ऑफर बनाता हूँ। रियल एस्टेट में मैं ऐसा ऑफर देता हूँ जिसमें सब्जेक्ट टू जैसी शर्तें शामिल होती हैं, जैसे कि किसी बिजनेस पार्टनर की मंजूरी। कभी यह मत बताइए कि बिजनेस पार्टनर कौन है। ज्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मेरा पार्टनर मेरी बिल्ली है। अगर वे ऑफर स्वीकार कर लेते हैं और मुझे डील नहीं चाहिए तो मैं घर पर फोन करता हूं और अपनी बिल्ली से बात करता हूं। मैं यह हास्यास्पद उदाहरण इस बात को समझाने के लिए देता हूं कि यह खेल कितना आसान और सरल है। कई लोग इसे बहुत कठिन बना देते हैं और इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं। एक अच्छी डील, सही व्यवसाय, सही लोग, सही निवेशक या जो भी हो, उसे ढूंढना बिल्कुल डेटिंग जैसा है। आपको मार्केट में जाना चाहिए और बहुत सारे लोगों से बात करनी चाहिए, बहुत सारे ऑफर देने चाहिए, जवाब में ऑफर देने चाहिए, मोल भाव करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसे सिंगल लोगों को जानता हूं जो घर में बैठे रहते हैं और फोन बजने का इंतजार करते हैं। लेकिन मार्केट में जाना बेहतर है, चाहे वह केवल सुपरमार्केट ही क्यों न हो। ढूंढना, ऑफर देना, अस्वीकार करना, मोल भाव करना और स्वीकार करना, यह जीवन में लगभग हर चीज के प्रोसेस का हिस्सा है। महीने में एक बार 10 मिनट के लिए किसी खास इलाके में जॉगिंग करें, टहलें या ड्राइव करें। मैंने कुछ अपने सबसे बेहतरीन रियल एस्टेट निवेश इसी तरह पाए हैं। मैं 1 साल तक एक निश्चित इलाके में जॉगिंग करता हूं और उसमें बदलाव ढूंढता हूं। किसी डील में मुनाफे के लिए 2 तत्व होने चाहिए, एक सौदा और बदलाव। कई सौदे होते हैं लेकिन बदलाव ही सौदे को लाभकारी अवसर में बदलता है। इसलिए जब मैं जॉगिंग करता हूँ तो मैं उस इलाके में जॉगिंग करता हूँ जिसमें मैं निवेश करना चाहता हूँ। यह दोहराव ही मुझे मामूली बदलावों पर ध्यान देने का कारण बनता है। मैं उन रियल एस्टेट संकेतों को देखता हूँ जो लंबे समय से लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि विक्रेता डील करने के लिए अधिक इच्छुक हो सकता है। मैं आने या जाने वाले मूविंग ट्रकों पर नजर रखता हूँ, मैं रुककर ड्राइवरों से बात करता हूँ, मैं डाक सेवा कर्मचारियों से बात करता हूँ। यह देखकर हैरानी होती है कि वे किसी क्षेत्र के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। मैं एक खराब क्षेत्र ढूंढता हूँ, खासकर ऐसा क्षेत्र जिससे समाचारों ने सभी को डरा दिया हो। मैं उस क्षेत्र को कभी कभी 1 साल तक ड्राइव करता हूं और वहां कुछ बेहतर होने के संकेतों का इंतजार करता हूं। मैं खुदरा विक्रेताओं, खासकर नए लोगों से बात करता हूं और पता लगाता हूं कि वे वहां क्यों आ रहे हैं। इसमें महीने में कुछ ही मिनट लगते हैं और मैं इसे कुछ और करते हुए कर लेता हूं, जैसे कि व्यायाम करते हुए या दुकान आते जाते समय। तभी बाजारों में सस्ते सौदों की तलाश करें। उपभोक्ता हमेशा गरीब रहेंगे। जब सुपरमार्केट में किसी चीज पर छूट होती है, जैसे टॉयलेट पेपर, तो उपभोक्ता दौड़कर जाता है और स्टॉक कर लेता है। लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट में छूट मिलती है, जिसे अक्सर क्रैश या करेक्शन कहा जाता है, तो वही उपभोक्ता अक्सर इससे दूर भागता है। जब सुपरमार्केट अपनी कीमतें बढ़ाता है तो उपभोक्ता कहीं और खरीदारी करता है, लेकिन जब हाउसिंग या स्टॉक मार्केट अपनी कीमतें बढ़ाते हैं तो वही उपभोक्ता अक्सर दौड़कर खरीदारी शुरू कर देता है। हमेशा याद रखें, मुनाफा खरीदने में होता है, बेचने में नहीं। सही जगह पर देखें। एक पड़ोसी ने $1,00,000 में एक कोंडोमिनियम खरीदा। मैंने ठीक उसी के बगल का कोंडो $50,000 में खरीदा। उसने मुझसे कहा कि वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। मैंने उसे बताया कि मुनाफा तब होता है जब आप खरीदते हैं, न कि जब आप बेचते हैं। उसने एक रियल एस्टेट ब्रोकर के साथ खरीदारी की जिसके पास खुद की कोई संपत्ति नहीं थी। मैंने फोरक्लोजर नीलामी में खरीदारी की।
मैंने यह कैसे करना है सीखने के लिए एक क्लास में $500 खर्च किए। मेरे पड़ोसी को लगा कि रियल एस्टेट निवेश क्लास के लिए $500 बहुत महंगा है। उसने कहा कि उसके पास न तो पैसा है न ही समय, इसलिए वह कीमत बढ़ने का इंतजार कर रहा है। पहले उन लोगों की तलाश करें जो खरीदना चाहते हैं, फिर किसी ऐसे व्यक्ति को खोजें जो बेचना चाहता हो। एक मित्र एक निश्चित जमीन का टुकड़ा खरीदना चाहता था। उसके पास पैसा था लेकिन समय नहीं था। मैंने एक बड़ा टुकड़ा पाया जो उसके द्वारा खरीदी जाने वाली भूमि से बड़ा था। उसे एक विकल्प के साथ बांध दिया। अपने दोस्त को फोन किया और उसने कहा कि वह इसका एक हिस्सा चाहता है, इसलिए मैंने उसे उसका हिस्सा बेच दिया और फिर बाकी जमीन अपने लिए मुफ्त में रख ली। कहानी का नैतिक पूरा पाई खरीदे और उसे टुकड़ों में काटें। ज्यादातर लोग वही खरीदने की कोशिश करते हैं जो वे वहन कर सकते हैं, इसलिए वे बहुत छोटा देखते हैं। वे केवल एक टुकड़ा खरीदते हैं, इसलिए वे कम के लिए अधिक भुगतान करते हैं। छोटे विचारकों को बड़े मौके नहीं मिलते। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो बड़ा सोचें। बड़ा सोचें। खुदरा विक्रेता बड़े खरीदारों को छूट देना पसंद करते हैं क्योंकि अधिकांश व्यापारियों को बड़े खर्च करने वाले लोग पसंद होते हैं। इसलिए भले ही आप छोटे हों, आप हमेशा बड़ा सोच सकते हैं। जब मेरी कंपनी कंप्यूटर खरीदने के लिए बाजार में थी तो मैंने कई दोस्तों से पूछा कि क्या वे भी खरीदने के लिए तैयार हैं। फिर हम विभिन्न विक्रेताओं के पास गए और एक शानदार डील की क्योंकि हम बहुत सारे खरीदना चाहते थे। मैंने यह स्टॉक्स के साथ भी किया है। छोटे लोग छोटे रहते हैं क्योंकि वे छोटा सोचते हैं, अकेले काम करते हैं या बिल्कुल भी कदम नहीं उठाते। इतिहास से सीखें। स्टॉक एक्सचेंज पर सभी बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों के रूप में शुरू हुई थीं। कर्नल सैंडर्स अपने 60 के दशक में सब कुछ खोने के बाद ही अमीर बने। बिल गेट्स 30 साल से पहले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कार्रवाई हमेशा निष्क्रियता से बेहतर होती है। ये केवल कुछ चीजें हैं जो मैंने अवसरों को पहचानने के लिए की हैं और करना जारी रखता हूँ। महत्वपूर्ण शब्द हैं किया है और करता हूँ, जैसा कि इस किताब में बार बार दोहराया गया है। आपको वित्तीय पुरस्कार प्राप्त करने से पहले कदम उठाना होगा। अभी कार्य करें।